मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पिछले बार मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो हम राष्ट्रीय आय का नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 मेथड्स मैंने बताया था। ए बी सी। ए वैल्यू एडेड मेथड, बी इनकम मेथड, सी एक्सपेंडिचर मेथड। और पिछले क्लास में मैंने वैल्यू एडेड मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी बता दिए थे। तो आज मैं जो डिस्कस करने चाह रहा हूं वो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड ऑफ measuring national income is income method. According to this method, we have to obtain first this thing, how we can calculate NDP at FC, NNP at FC, and GNP at MP. So, to calculate this thing, income method, first, compensation of employees. It is written with this abbreviation COE. ऐसे करके इसको इस एब्रिविएशन में लिखा जाता है। सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इज रिटन विद OS। इसके शॉर्ट में इसको OS लिखते हैं और डिटेल में इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें इनकम मेथड में हम ऐड करेंगे और ये 3 चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? ये 3 चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? NDP at FC बनाते हैं। इनकम मेथड के अंदर हम जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय हमें विशेष ध्यान देना है कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। और उसमें 3 चीजें इंक्लूड हम बेसिकली करते हैं। इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम COE से लिखते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम OS से इंडिकेट करते हैं। मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीजों को हम इसमें रखते हैं। लेकिन अब हमें देखना ये होगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन शॉर्ट COE हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज कौन है। एक एम्प्लॉयर होता है और एक होता है एम्प्लॉइज। देखो, एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? एक बिजनेस हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयज कहते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयर है, इसको अपने एम्प्लॉयज को जो भी देता है, किसमें देता है? कैश एंड काइंड। मतलब ये एम्प्लॉयर जो भी अपने एम्प्लॉयज को देता है, चाहे वो कैश में दे या कोई काइंड में। काइंड का मतलब क्या होता है और कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है पेमेंट्स और वेजेस। ये हो गया कैश। अब दूसरी ओर काइंड क्या क्या चीजें होती हैं? काइंड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इस काइंड को जानने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार इसको साफ करके फिर बताना चाहता हूं। काइंड का मतलब होता है, कैश एंड काइंड लिखा था मैंने, कैश एंड काइंड। तो कैश का मतलब पेमेंट हो गया और या वेजेस हो गया। और काइंड का मतलब होता है कि जो भी सुविधाएं, मतलब अदर बेनिफिट्स, यू कैन से अदर बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को और भी सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो सुविधाएं अदर बेनिफिट्स में आते हैं।
इन सुविधाओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर वी जस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हम कह सकते हैं ऐसे, ये बेनिफिट्स में हम दो, एक सैलरीज प्लस दूसरा हम कह सकते हैं सैलरीज। सबसे पहले हम सैलरीज में लेते हैं। सैलरीज को आपको पता है कि जो भी हम कैश एंड काइंड में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को दी जाती है उसको सैलरी कहते हैं। और इस सैलरी में और क्या क्या आता है, अदर बेनिफिट्स में। सैलरी तो इसमें पहले आ ही गया, और अदर बेनिफिट्स में क्या आता है, अदर बेनिफिट्स जैसे आप कह सकते हैं कि फ्री एजुकेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, सैलरी तो है ही है, अदर बेनिफिट्स में आता है जो एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा और भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आएगा। फी, उनकी फीस, जो उनको फीस की सुविधा मिलती है, मतलब जो एम्प्लॉयज होती है उनके बच्चे के लिए जो बिजनेस का मालिक है, जो व्यवसाय का मालिक है, वो एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए फीस भी पेमेंट करते हैं, स्कूल की फीस पेमेंट करते हैं। वो भी क्या हो गया, अदर बेनिफिट के अंदर हो गया। और क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म दी जाती है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, एकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है क्या, जो कि रहने के लिए उनको मकान दिया जाता है या कॉटेज दिया जाता है या विला दिया जाता है, जो भी सुविधाएं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को दी जाती है उसे एकोमोडेशन कहते हैं। और क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और दूसरा बेनिफिट जो इसमें दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, पेंशन। आपको पता है कि हर आदमी का एक सर्विस करने का एक ड्यूरेशन होता है। पेंशन का मतलब यह है कि हर आदमी का ऑफिस में काम करने का एक ड्यूरेशन होता है, चाहे 20 साल 25 साल 30 साल जितने भी वो सर्विस करता है। उसके बाद इस दौरान उसका एम्प्लॉयर उसकी सैलरी का 8%, 10%, 12% ऐसे करके जो भी परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं, एक छोटा सा परसेंटेज जो है हर महीने सैलरी से काट करके पीएफ ऑफिस में काट दिया जाता है। और काट करके इसको गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर दिया जाता है। और जब आदमी रिटायर हो जाता है, अपनी सर्विसेज को समाप्त कर देता है, नौकरी नहीं करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके महीने में ये पैसा मिलता रहता है। 4,000, 5,000, 4,000, 5,000, 6,000 in such a form an employee get pension। अब दूसरी बात आता है प्रोविडेंट फंड। ये भी आपके सैलरी से ड्यूरिंग योर सर्विस कटता है। और ये कहां जाता है, ये प्रोविडेंट फंड पीएफ ऑफिस में जाता है। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, जब कोई भी एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद ये एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है और ये ह्यूज अमाउंट जो है आपको मिलता है। आजकल ये गवर्नमेंट ने एक सुविधा भी दे दी है कि ड्यूरिंग द सर्विस, अगर आप सर्विस में भी हैं
तो आप इस प्रोविडेंट फंड को अपने मकान या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों की जो मैरिज वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और थर्ड वाला इसमें जो और क्या आता है, ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है कि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से सारे एम्प्लॉयज का एक ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है। अगर इन केस किसी तरह से कोई घटना हो जाती है, कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस रिड्यूस हो जाता है, तो उस समय इसका बेनिफिट उसके परिवार को मिल जाता है। ये सब कुछ जो है सुविधाएं किसमें आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आते हैं। अब नाउ इट हैज बीन क्लियर दैट द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इंक्लूड्स benefits. These benefits are in cash and kinds. What are the benefits in cash? That is salary and wages. Other benefits may be in pension, in form of pension, provident fund, group insurance, or free education of the children, or accommodation, transport charges, security, staff facilities. These all are included in other benefits. अब ये बात क्लियर हो गई, आगे चलना चाहिए। इसको अब मैं रब कर रहा हूं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नाउ यू सी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज रिटन एज ओएस, इसको हम ओएस के रूप में लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस इज कंसिस्टिंग ऑफ क्या, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ये चार चीजों का सम ऑफ 4 रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी इक्वल टू ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब इन चार चीजों के से जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते हैं, जो इनकम आती है, उस इनकम को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस होती है। ये इनकम किस रूप में आती है, रेंट के रूप में आती है, इंटरेस्ट के रूप में आती है, प्रॉफिट के रूप में आती है, और रॉयल्टी के रूप में आती है। अब रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट मतलब कोई चीज आपने किसी को दी हुई है, तो आपके एसेट से जो आपको पैसा मिला वो आपका रेंट हो गया। इंटरेस्ट, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला। और प्रॉफिट का मतलब जो होता है, जो बिजनेस आप करते हैं, उस बिजनेस को करने के बाद जो आपकी कॉस्ट लगी है, और मार्केट के सारे टैरिफ्स या जो टैक्सेस हैं वो देने के बाद जो आपके पास बचा, उसको प्रॉफिट कहते हैं। रॉयल्टी होती है, दिस इज यू नो दैट पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज को खोजा है, और अगर आपने अपने उस अधिकार को, सपोज करो आपने एक बुक लिखी, उस बुक को लिखने का अधिकार आप किसी को दूसरे को देते हैं, तो आप उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, वो आपको पैसा देगा, तो आप अपनी रॉयल्टी को बेच भी सकते हैं। और अगर कोई आदमी तुम्हारी बुक की तरह सेम बुक लिखता है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो इन सब चीजों से जो इनकम होती है उसे क्या कहते हैं, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। लेकिन यहां ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है ये 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, undistributed profits, second is dividends, and third is corporate taxes. Profit is subdivided into 3 parts: undistributed profits, dividends, and corporate taxes. देखिए, डिविडेंड से क्या होते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्या होते हैं। जब एक बिजनेस को ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट होते हैं, उसमें शेयर होल्डर का उनके शेयर के अनुसार, जब कोई भी बिजनेस चलता है तो उसमें शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बिजनेस को चलाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ कैपिटल को खरीदते हैं, और वो कैपिटल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या करता है कि बेनिफिट देता है। और साल के अंदर में एक शेयर सपोज करो 100 रुपीज का है,
जो भी प्रॉफिट आता है, सपोज करो एक शेयर है, हमने एक शेयर लिया हमने, इस शेयर पर हमने क्या किया कि ये ₹100 का है, ये ₹100 का है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि इसमें 5% हम बेनिफिट दे देंगे, तो इसका मतलब है 105 रुपीज, ये आपका बेनिफिट हो गया। अब जितने आपके शेयर होंगे उसमें 5 लगता जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, जो है वो शेयर के ऊपर जो है क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिए जाते हैं। इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं क्लियर करने के लिए कि प्रॉफिट्स को हम 3 रूप में देख सकते हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स आर देयर, वन इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अदर इज द डिविडेंड्स, थर्ड इज द कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वो होते हैं जो प्रॉफिट होते हैं और उनको फ्यूचर डेट में कभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए इनको रख दिया जाता है, इसलिए इनका नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। डिविडेंड्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उन शेयर होल्डर को जितना रेट उनके शेयर का है उसमें कुछ एडिशनल करके उनके शेयर की वैल्यू निकाल ली जाती है, और कितना देना है इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल डिसाइड दिस थिंग, और एवरी ईयर दिस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। even that the value of share is decided day to day जो है वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड होती है, और वो गिर भी सकती है और वो बढ़ भी सकती है। कॉर्पोरेट टैक्सेस ये होते हैं जो कि प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इन सच ए वे यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। नाउ दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर, तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए मिक्स्ड इनकम क्या होता है। मिक्स्ड इनकम, ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है? एक्चुअली मिक्स्ड इनकम इज द इनकम ऑफ प्रोफेशनल पर्संस, जो इनकम ऑफ प्रोफेशनल पर्संस, जो लोग पेशावर होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। सपोज करो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ओनिंग हिज ओन क्लिनिक, एक डॉक्टर जो है अपनी खुद की क्लिनिक चला रहा होता है, तो उसको जो अपनी क्लिनिक चलाने से जितने भी वो पेशेंट को देखता है, जो भी उसकी इनकम होगी वो उसकी मिक्स्ड इनकम होगी। इसी तरह से अगर ये डॉक्टर सर्विस कर रहा है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक खुद प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी क्लिनिक में खुद प्रैक्टिस कर रहा है, और जो भी उसको इनकम मिल रही है वो क्या होगा, मिक्स्ड इनकम होगा। इसी तरह से एक लॉयर जो है कुछ भी केस लड़ता है, जो भी उसको इनकम आती है उसे उसका मिक्स्ड इनकम कहेंगे। इसी तरह से क्या होता है, इंजीनियर्स जो अपना काम खुद करते हैं और जो अपने लिए खुद पैसा कमा रहे हैं, वो भी क्या आएगा, मिक्स्ड इनकम आएगा। इसी तरह से एक फार्मर है, फार्मर भी अपना पैसा खुद कमा रहा है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। दीज ऑल आर द प्रोफेशनल पर्सन। जो भी आदमी अपनी इनकम को खुद जनरेट करता है वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आता है, और मिक्स्ड इनकम को भी हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। इस तरह से ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। देखिए अब क्या होता है, जब इन सबको मैंने जो इनमें बताया, इन सब चीजों को हम ऐड करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एनडीपी एट एफसी के बराबर होता है। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू, सो यू कैन से द सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज which is also written in the short form COE, and second is the operating surplus, which means that it is the income of the organization in the form of rent, interest, profit and royalty. That is known as the operating surplus. Mixed income is the income of the self-employed person, that is known as the mixed income.
and about all these I have already explained to you in detail. So sum total of these, इसका टोटल, इसका इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। आपका एनडीपी एट एफसी मिल गया। अब जो है एनडीपी एट एफसी को अगर हम बनाना चाहते हैं, क्या एनएनपी एट एफसी बनाना चाहते हैं, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इसको बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास तीन चीजों को हमने जोड़ दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। मतलब एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को हमने जोड़ा तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ गया। इस एनडीपी एट एफसी को अगर हमने नेशनल बनाना है, here our heading is this, that the measurement of national income with three methods. One is value added method, second is the income method. Income method means you have to calculate your national income with the income method. तो हम इसको नेशनल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एनडीपी एट एफसी, क्या इसमें एन और एन दोनों कॉमन है, नेट नेट की वैल्यू है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाते हैं तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एन एफ आई ए। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम अगर डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं तो आपका नेशनल बन जाता है, पी और पी कॉमन है और एफ कॉमन है, तो आपका ये एनडीपी एट एफसी बन गया। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि इसको ग्रॉस कैसे बनाएं, इसको ग्रॉस कैसे बनाएं, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम एट एफसी कर देते हैं साहब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने एनएनपी एट एफसी है, इसमें क्या ऐसी चीज को हम ऐड करें कि नेट से ग्रॉस बन जाए। नेट से अगर ग्रॉस बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये नेट से ग्रॉस बन गया। एन और एन कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी और पी कॉमन है, एफ और एफ कॉमन है, तो ये एनडीपी एट जीडीपी एट एफसी बन गया। एनएनपी एट एफसी से हमने क्या बना दिया, जीएनपी एट एफसी बना दिया। अब इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बनाना चाहते हैं। ये बनाना चाहते हैं तो हमें ऊपर वाला जीएनपी एट एफसी ले लेते हैं। यहां जी और जी कॉमन है, एन और एन कॉमन है, पी और पी कॉमन है, एफसी से एमपी बनाते हैं, अर्थात फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एनआईटी अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन गया। तो अब सवाल ये होता है कि इनकम मेथड से आपको, जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और ये कंपोनेंट्स इसके दिए हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, और इसमें अगर ये है एनडीपी एट एफसी और इसमें जो है आप एनएफए को ऐड कर देते हैं तो ये एनएनपी एट एफसी बन जाता है, और इसमें जीएनपी एट एफसी बनाने के लिए इसको डेप्रिसिएशन से ऐड कर देते हैं, और अगर इसको जीएनपी एट एफबी बनाना है तो जीएनपी एट एफसी में एनआईटी ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप कोई भी चीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि इसका उल्टा, कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि इसका उल्टा देखो आप क्या है, अगर हमें जीएनपी एट एमपी दिया है और हमने निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी है, तो सीधी सी बात है इसमें हमने क्या करना है, नेट से अगर हम ग्रॉस बना रहे हैं या हम कैसे नेट से हम ग्रॉस बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। ये तो नेट ग्रॉस बन गया और नेट नेट कॉमन है, पीपी कॉमन है, एफसी से एमपी बनाना है तो एनआईटी प्लस कर दिया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, एनएनपी एट एफसी बनाना है तो जीएनपी एट एमपी है, तो ग्रॉस से अगर नेट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं,
और NN कॉमन है, PP कॉमन है और MP से FC बनाते हैं तो NIT को माइनस कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंगली आप इस इक्वेशन को इधर से उधर कर सकते हैं। आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं इस पर हम ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद इनकम मेथड हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। I have explained to you all the steps: compensation of employees, operating surplus, mixed income. I don't think that there is any problem. I hope that you have understood what I have explained here. Compensation of employees और operating surplus कई बार इनके केवल कंपोनेंट दिए होते हैं। सपोज करो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसमें दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, इतना का बना होता है। लेकिन कई बार वो कहेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये नहीं दिया होगा, केवल आपको दिया होगा इतना, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। यू शुड अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दैट इट मीन्स इट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। कोई एक भी चीज इसमें मिसिंग हो सकता है, या इसमें केवल दो ही चीज भी दे सकता है, इतना भी दे सकता है, रेंट प्लस रॉयल्टी भी दे सकता है, इतना भी दे सकता है। या इसमें कुछ कई बार क्या होता है कि यहां रेंट दे देगा और यहां पर प्रॉफिट दे देगा, और प्रॉफिट में कई बार इसको प्रॉफिट ना दे करके यहां रेंट दिया होगा, यहां प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को नहीं देगा बल्कि इसकी जगह पर क्या दे देगा, वो डिविडेंड दे देगा, डिविडेंड से दे सकता है, और इसकी जगह पर और क्या दे सकता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस दे देगा, ये भी इसकी जगह दे देगा, इसको हटा देगा और केवल इन चीजों को यहां पर दे देगा। तो आपको समझना चाहिए कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो ऐसे ऐसे करके आपको दे देते हैं, तो इसी में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जिसका कंपोनेंट है उसको सम कर करके उसकी वैल्यू को निकाल दिया जाता है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन भी आपके सामने बनाना चाहता हूं इस पर इनकम मेथड से, जो आप देखिए, दिस इज द डेटा गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP एट MP बाय इनकम मेथड। ये इनकम मेथड से आपने इसको कैलकुलेट करना है। फॉर दिस data is given here: wages and salary 700 crores, rent 100 crores, depreciation 50 crore, net factor income from abroad is -10, mixed income is 400 crore, subsidies 100, profits 400 crore, indirect taxes 300 crore, employees contribution to social security, employers contribution to social security scheme 50 crores and net interest 40 crores। अब देखिए इसको आपने निकालना है GDP एट MP एज पर फार्मूला जो मैंने आपको दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NDP एट FC निकालो आप सबसे पहले इजी ढंग से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या करेंगे, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम देखिए आप, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या क्या इंक्लूड करता है। एक तो वेजेस एंड सैलरी इसमें आएगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी आता है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अर्थात दो चीजें, क्या 700 प्लस 50, ये दो चीजें हम इसमें क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आता है, मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, OS के अंदर क्या क्या आता है, रेंट आता है और इंटरेस्ट आता है प्लस प्रॉफिट्स आता है, प्रॉफिट्स। अब देखिए इसमें रॉयल्टी कहीं नहीं दी हुई है, इसलिए हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो रेंट इसमें क्या दिया है, रेंट इज गिवन 100 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट इज 40 प्लस प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं
400, ये 3 चीजें। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये क्या क्या दिए हुए हैं, 100 प्लस 40 प्लस 400, ये हो गया इसकी वैल्यू। ऐसे निकालते हैं इसको। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसकी वैल्यू पुट अप कर दी हमने। अब मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आता है, मिक्स्ड इनकम के अंदर आपका आता है, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया और ये हमने ले लिया। और मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये 400, ये मिक्स्ड इनकम आ गई, ये प्लस कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे हम, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, इसको करो 750 प्लस 540 प्लस 400, ये हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7 and 5 1200, 1600 और 1690 करोड़, इतना रुपीज आपका ये एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे आप, एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आ गई, तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें ये निकालना है, आपको ये निकालना है। तो इसके लिए फिर आप इसको क्या बनाएंगे, एन पी एट एफ सी, ये बना दीजिए। तो कैसे आएगा, एन पी एट एफ सी बनाने के लिए आपको एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू तो आपको मिली हुई है, तो कौन सी चीज इसमें आप ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एन पी एट एफ सी बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1690 रुपीज प्लस नेट फैक्टर इनकम इज माइनस 10 हो गया। तो ये माइनस की वैल्यू है, तो ये कितना रह जाएगा, 1680 करोड़, इतना रुपीज रह जाएगा, रुपीज 1680 crore rupees is NNP at FC. But he is going to ask you to calculate GNP at MP. तो GNP at MP is equal to NNP at FC. इसमें क्या प्लस करें, नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, और एनएन समान ठीक एक साथ है, एक जैसे हैं, पीपी एक जैसे हैं, और एफसी से एमपी बनाने के लिए प्लस एनआईटी करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू होता है क्या, एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 दिए हुए हैं, माइनस ये देखो 300 रुपीज दिए हुए हैं, और इसके बाद और क्या रह गया इसमें, सब्सिडीज 100 दिए हुए हैं। तो ये 100 को इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इनके इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। देखो अब इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 200 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, और मैं इसको साफ कर रहा हूं कैलकुलेशन करने के बाद। एनआईटी हमको मिल गया है, एनआईटी हमें मिल गया है, और एनएनपी एट एफसी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 1680 प्लस डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास 50, डेप्रिसिएशन 50। अब इन सबको सम कर देते हैं तो हमारा जीएनपी एट एमपी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 ये कितना हो जाएगा, 18 और 18 इसको प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 50 0 और 130। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 19 30 करोड़ रुपीज, 1930 crore rupees will be your gross national product at market price. So in such a way you can calculate your national income with the help of income method.
बाकी हम नेक्स्ट टाइम आपको डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर हम दोनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।